नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डिजी स्कूल में। और इस स्कूल में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विदेशियों का आक्रमण। तो विदेशियों के आक्रमण की तो एक बहुत लंबी श्रृंखला है। अगर हम देखें तो भारत के पूरे इतिहास में लगातार विदेशी आक्रमण हुए हैं, लेकिन यहाँ हम जिन विदेशी आक्रमणों की बात कर रहे हैं वो प्राचीन कालीन इतिहास की बात है। यानी प्राचीन काल के भारत में कौन से विदेशी आक्रमण हुए, हम उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमने देखा था ना कि भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना होती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य भारत और भारत के बाहर अफगानिस्तान में भी फैल जाता है। ये मत कहना कि पाकिस्तान में फैलता है कि नहीं, पाकिस्तान तो भारत का ही हिस्सा था। ये 1947 में बट के भारत से अलग हुआ है। तो एक बहुत बड़े क्षेत्र पे एक साम्राज्य की स्थापना होती है, मौर्य साम्राज्य। और इतने बड़े साम्राज्य पे कौन छोटा मोटा आदमी अटैक करेगा, तो कोई विदेशी आक्रमण नहीं होता है। लेकिन विदेशी लोग चील की तरह नजर जमा के रखते हैं कि कब यहाँ पे कमजोर शासक हो, कब यहाँ राजनीतिक खालीपन हो, तो हम जाके भारत में अपने पैर पसारें। और ये मौका इन्हें कब मिलता है? ये मिलता है मौर्योत्तर काल में। कब मिलता है? मौर्योत्तर काल, यानी मौर्यों के बाद का समय। तो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का जो 500 वर्षों का समय काल है, ये मौर्योत्तर काल कहलाता है। और इस काल में मौर्य वंश के विघटन के बाद, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कई विदेशी आक्रमण भारत में होते हैं। और इनके क्रम और इन आक्रमणों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आज हम समझेंगे। देखिए, अगर हम इनके क्रमों की बात करें तो इनके क्रम में सबसे पहले आते हैं हिंद यूनानी, और फिर आते हैं शक, फिर आते हैं पहलव, और सबसे बाद में आते हैं कुषाण। तो देखिए, ये हिंद यूनानी सबसे पहला आक्रमण करते हैं। ये कहाँ से आते हैं, कौन है हिंद यूनानी, होते कौन है? यूनानी तो होते हैं, लेकिन हिंद यूनानी कौन होते हैं? तो देखिए, हिंद जो शब्द है ना, हिंदू, वो हिंदकुश पर्वत से पड़ा है। यानी हिंदकुश पर्वत के इधर वाले क्षेत्र के जो लोग हैं वो हिंद क्षेत्र है, हिंदुस्तान है, और हिंदू लोग हैं। तो इसी एरिया में जब यूनानियों ने सेल्यूकस निकेटर ने जो इस एरिया में रह रहा था, और उसके समय पे जो ईरानी राज्य यहाँ स्थापित हुआ, तो इस हिंद कुश वाले क्षेत्र में जो यूनानी बसे, उनको फिर हिंद यूनानी कहा गया। अब जब मौर्य साम्राज्य यहाँ स्थापित था, तो उनकी तो हिम्मत नहीं पड़ी भारत पे अटैक करने की। लेकिन जब मौर्य साम्राज्य का विघटन हुआ, तो इन हिंद यूनानियों ने, अब सोचिए, यूनान का था सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसकी सेना भारत से बिना लड़े ही लौट गई थी। उसने कहा नहीं लड़ेंगे, मगध साम्राज्य इतना बड़ा है, उससे नहीं लड़ेंगे हम। लेकिन वो हिंद यूनानी जब भारत कमजोर पड़ा तो यहाँ अटैक करने आए। और हिंद यूनानियों में सबसे पहला जो अटैक किया वो डेमेट्रियस ने किया। किसने किया? डेमेट्रियस ने। और इसने अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध वाले इलाके को अपने कब्जे में लिया और यहाँ अपना राज्य बसाया। इस राज्य की राजधानी थी दोस्तों साकल। साकल जिसे आजकल सियालकोट कहते हैं, जो पाकिस्तान में है। ये शाकल का नाम मुझे कुछ विशेष पढ़ते हुए ही विशेष लगा, क्योंकि मैंने एक उपन्यास पढ़ा है यशपाल जी द्वारा लिखा हुआ दिव्या, और दिव्या एक ऐतिहासिक उपन्यास है। तो उसमें इस साकल का बार बार जिक्र आता है, और ये जिक्र आता है कि साकल सांस्कृतिक रूप से एक बड़ी समृद्ध नगरी है, ठीक है। और साकल की संस्कृति पे किसका प्रभाव है? यूनानियों का प्रभाव है, और होगा भी, क्योंकि वो यूनानियों के नियंत्रण में, उनके शासन में वो क्षेत्र है। तो खैर, इनकी राजधानी कौन सी है? साकल है। लेकिन इस वंश का जो सबसे विख्यात राजा हुआ वो डेमेट्रियस नहीं था, वो था मिनांडर। वो कौन था? मिनांडर, ठीक है ना। अब मिनांडर, देखिए, ये जो लोग आए थे हिंद यूनानी, उस समय तक इनका ना कोई धर्म था ना संस्कृति थी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो बातें हैं ये दोस्तों ईसा पूर्व के समय की हैं। यानी अभी ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ है, ईसाई धर्म का तो उद्भव ही नहीं हुआ। और इस्लाम का उद्भव ईसाई धर्म के उद्भव के काफी बाद होता है। तो ना तो अभी एशिया में, मध्य एशिया में और यूरोप में ना तो ईसाई धर्म का उद्भव हुआ है, ना ही इस्लाम का उद्भव हुआ है। तो जब ये हिंद यूनानी यहाँ आते हैं तो भारत में आते हैं, और ये बौद्ध धर्म से, इनका अपना तो धर्म है ही नहीं, तो ये भारत के कौन से धर्म से प्रभावित होते हैं? बौद्ध धर्म से, और बौद्ध हो जाते हैं, यानी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। ये जो मिनांडर है, ये नागसेन नामक के एक बौद्ध भिक्षु से
बातचीत करता है और उसकी बातचीत से बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। और मिनांडर की जो बातचीत है नागसेन से, जो संवाद है, उसे मिलिंद मिलिंद नाम जो है यहाँ मिनांडर के लिए ही आया है, मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। और ये पुस्तक अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है कि मिलिंद पन्हो में किसकी बातचीत का ब्यौरा दिया गया है, किस भाषा में ये किताब है। तो ये किताब पाली या प्राकृत भाषा में है और ये नागसेन। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश पीसीएस ने और इतना कंफ्यूज किया उसने, उसमें नागसेन भी ऑप्शन था और नागार्जुन भी ऑप्शन था। अब नागार्जुन जो है वो नागार्जुन का टाइम है कुषाणों के टाइम पे, कनिष्क के दरबार में थे। ये नागसेन अलग है और वो नागार्जुन अलग है, उनसे कतई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो खैर, इन हिंद यूनानियों ने भारत में क्या कंट्रीब्यूशन किया, तो इन्होंने राजाओं के नाम वाले सिक्के चलाए, यानी ऐसे सिक्के चलाए जिन पे राजा का नाम लिखा हो। इसकी ये विशेष बात क्यों है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये सिक्के किस वाले राजा के टाइम के हैं। तो इन सिक्कों के माध्यम से हम इतिहास को समझ सकते हैं और ये उस समय की आर्थिक स्थिति की जानकारी देते हैं। सोने के सिक्के हैं, ज्यादा सिक्के हैं, तो मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो इन हिंद यूनानियों ने पहली बार भारत में राजाओं के नाम लिखे सिक्के चलाए और भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए। इसका मतलब क्या पहले भारत में सिक्के नहीं चलते थे? चलते थे, मौर्य साम्राज्य में भी सिक्के चलते थे, लेकिन तब जो सिक्के थे वो राजा नहीं चलाता था, बल्कि जो व्यापारियों के संस्थान थे वही सिक्के चलाते थे, वही सिक्कों को जारी करते थे। अब कुषाणों के बाद हिंद यूनानियों के बाद आए शक, और शकों की 5 शाखाएं भारत में आई थी, यानी अलग अलग कबीले थे और वो सारे कबीले भारत में आए, उनमें से 5 कबीले भारत में आए। इन शकों को 58 ईसा पूर्व 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा ने हरा दिया, इनको भारत से बाहर खदेड़ दिया और उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और 58 ईसा पूर्व के टाइम पे उन्होंने विक्रम संवत चलाया। तो एक प्रश्न आता है कि विक्रम संवत कब चला, और विक्रमादित्य की उपाधि से भी प्रश्न आते हैं। तो ये तो हुआ कि भाई विक्रम संवत चलाए भारत से शकों को भगाने की स्मृति में, और ये कब भगाया गया? 58 ईसा पूर्व में। लेकिन शकों की एक पश्चिमी शाखा थी, पश्चिमी शाखा किधर बसती थी? वो गुजरात वाले इलाके में बसती थी, लेकिन ये नहीं भागे, ये थोड़े मजबूत थे। और गुजरात में जो व्यापार होता था मध्य एशिया के साथ में, पश्चिम एशिया के साथ, उससे ये शाखा बड़ी प्रभावित हुई। तो यहाँ पे शकों के जो राजा थे रुद्रदामन, रुद्रदामन एक विख्यात राजा थे। अब रुद्रदामन ने क्या किया? तो रुद्रदामन ने गिरनार अभिलेख लिखवाया। कौन सा अभिलेख लिखवाया? गिरनार, गिरनार पर्वत है गुजरात में। अब इस गिरनार अभिलेख में इन्होंने लिखा कि यहाँ एक झील है, सुदर्शन नामक झील है, जिसका मैं रुद्रदामन पुनरुद्धार करा रहा हूँ। लेकिन ये बड़े ईमानदार राजा थे, इन्होंने ये नहीं लिखा कि मैं इसको बनवा रहा हूँ, इन्होंने लिखा मैं इसका पुनरुद्धार करा रहा हूँ और इसका निर्माण मौर्य शासन के तहत हुआ है। तो इस तरीके से ये जो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख है वो ऐतिहासिक स्रोत है, इतिहास को जानने की का एक स्रोत है। और ये अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये अभिलेख किस भाषा में है, तो हमें लगता है कि इससे क्या मतलब है एग्जामिनर को, ये क्यों पूछ रहा है? देखिए, इससे पहले जो अभिलेख भारत में लिखे गए थे, अभिलेखों का इतिहास भारत में शुरू होता है मौर्य साम्राज्य से। अभिलेख सबसे पहले किसने लिखवाए? अशोक ने लिखवाए। लेकिन अशोक ने तो संस्कृत भाषा का प्रयोग ही नहीं किया, अशोक ने तो बाकी जो भारतीय भाषाओं में पाली और प्राकृत का प्रयोग किया है। तो पाली और प्राकृत में ना होकर ये संस्कृत भाषा का पहला भारतीय अभिलेख है और इसलिए ये इसकी भाषा को पूछा जाता है और एक विशेष बात है। ठीक है, तो ये तो हुआ रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। अब शकों के बाद आते हैं पहलव, लेकिन पहलवों में इतना कुछ खास किया नहीं, बस एक घटना थी जो इनके शासनकाल में हुई। देखिए, इनके आने तक अब ईसा मसीह का जन्म हो चुका है और ईसाई धर्म की शुरुआत हो चुकी है। तो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए सेंट थॉमस नाम के जो एक संत हैं वो भारत में आते हैं। तो यही एक घटना है और कोई विशेष घटना पहलवों के टाइम की है नहीं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों कुषाणों पे, और कुषाणों का भारत के इतिहास में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भले ही वो विदेशी हों, लेकिन वो विदेशी भारत में आए और वो यहीं के हो गए, और अब हम उन्हें विदेशी कह भी नहीं सकते। कुषाण को हम भारत का महान राजा, कनिष्क को तो हम भारत का महान राजा मानते हैं। कनिष्क के द्वारा चलाए गए संवत को तो भारत सरकार ने राजकीय संवत बना लिया है।
तो अब उन्हें हम विदेशी नहीं कहते, वो यहीं की संस्कृति के हो गए, यहीं रच बस गए। ठीक है, तो आइए हम कुषाणों को समझते हैं। अब कुषाण जो साम्राज्य था, कुषाण का जो राज्य था, उसकी जो स्थापना की थी वो की थी कुजुल कड़फिसेस ने, और इनकी राजधानी थी पेशावर। आजकल पेशावर पाकिस्तान में है। तो कुजुल कड़फिसेस ने इसकी स्थापना की, लेकिन इसका जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वो हुआ कनिष्क, और कनिष्क 78 ईस्वी में, अब ईसा पूर्व नहीं है, अब ईसा मसीह का जन्म हो चुका है, तो अब आ रहा है 78 ईस्वी में। कनिष्क ने गद्दी पे कब बैठे कनिष्क? 78 ईस्वी में। और कनिष्क जब गद्दी पे बैठे तो इन्होंने अपने गद्दी पे बैठने के टाइम पे एक संवत चलाया, शक संवत। कब चलाया? 78 ईस्वी में। और इसी शक संवत को भारत सरकार ने अपने राज्य की संवत के रूप में स्वीकार किया है। तो खैर, अब कनिष्क ने भी मिनांडर की तरह बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बड़ी आश्चर्य की बात है दोस्तों कि भारत में जो भी विदेशी आए हैं, विदेशी राजा आए हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, चाहे वो मिनांडर हो, चाहे वो कनिष्क हो। और विदेश से जो विद्वान यहाँ आए हैं, सीखने आए हैं यहाँ के ज्ञान को, वो भी बौद्ध धर्म से ही प्रभावित होकर आए हैं, चाहे फाहियान आया हो, चाहे ह्वेनसांग आया हो। और आज हम देखें तो आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत का प्रचलित धर्म कौन सा है? वो बौद्ध धर्म ही है। दरअसल दोस्तों, बौद्ध धर्म एक बहुत ही वैज्ञानिक और आधुनिक धर्म है, मैं तो कहूंगी। इसमें महात्मा बुद्ध ने किसी भी बात को माना ही नहीं है। उन्होंने कहा तुम जिसको जांच पड़ताल कर लो, जो तुम्हें ठीक लगे। आत्मदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाओ, ऐसा धर्म बनाया। तो ऐसा वैज्ञानिक धर्म जो है ना, वो इन राजाओं को, इन विदेशियों को बहुत प्रभावित करता था, और उन्होंने इसी धर्म को अपनाया। तो कनिष्क ने भी किस धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को। और इनके दरबार में वसुमित्र नाम के एक राजकवि रहा करते थे, जिन्होंने बौद्ध साहित्य की रचना की है, बुद्ध चरितम की रचना की है, जिससे प्रश्न आते हैं। खैर, अब कनिष्क के टाइम पे ही बौद्ध धर्म से इतने प्रभावित हुए कनिष्क कि इन्होंने बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया, जो अंतिम भी थी। और कहाँ किया? कश्मीर के कुंडल वन में किया। इस बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। ठीक है ना? अच्छा, इनके राजकवि जो थे वो अश्वघोष थे। अश्वघोष ने लिखी है बुद्ध चरित। तो वसुमित्र ने इस वाली चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की। अब इसमें विशेष बात क्या हुई? इससे पहले भी 3 बौद्ध संगीतियां हो चुकी हैं। इसमें विशेष बात यह हुई कि इस समय बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का उद्भव होता है, जिसका नाम है महायान शाखा। अब ये पढ़ाया जाता था कि भाई बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं, हीनयान शाखा और महायान शाखा। अब प्रश्न जब पूछ लिया जाता कि बताओ इनमें से कनिष्क कौन सी शाखा का अनुयायी था, तो बड़ा कंफ्यूजन होता, पता नहीं महायान का है बौद्ध या हीनयान का है, या अशोक किस शाखा का अनुयायी था। तो देखिए, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जब कनिष्क के टाइम पे ही इस महायान शाखा का उद्भव ही हुआ, और ये महायान शाखा जो है ना, वो कुछ और नहीं बल्कि महात्मा बुद्ध को ये की मूर्ति के रूप में पूजती है। तो कनिष्क के समय ही महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बननी शुरू हुई। गांधार कला का विकास और मथुरा कला का विकास कनिष्क के टाइम पे हुआ है। और गांधार कला में जो गांधार ये वाला जो क्षेत्र है अफगानिस्तान का, तो यहाँ पे यूनानी प्रभाव भी है और भारतीय प्रभाव भी, एक मिश्रित संस्कृति रही है यहाँ की। तो यहाँ महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां बनी है, उन पे यूनान की जो देवता है अपोलो, उनका प्रभाव है। बड़ा उनका सुगठित शरीर है, बहुत स्पष्ट मांसपेशियां हैं, ऐसे महात्मा बुद्ध बनाए गए हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि कनिष्क के टाइम पे महायान शाखा का उद्भव हुआ, और ये जो शाखा है ना, ये भगवान बुद्ध को, ये भगवान के रूप में उनकी मूर्ति की पूजा करती है। अब बड़े आश्चर्य की बात है, जिन महात्मा बुद्ध ने भगवान को माना ही नहीं, मूर्ति पूजा को तो कतई नहीं माना, उनकी भी मूर्ति पूजा होने लगी और उनको भगवान बना दिया गया इस महायान शाखा में। तो खैर, ये एक खास बात थी।
अब ये जो कनिष्क थे, ये इन्होंने विद्वानों को भी अपने राज्य में बहुत प्रश्रय दिया। देखिए, विद्वानों को प्रश्रय देने की जब हम बात करते हैं, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी, गुप्त वंश के जो शासक थे, उन्होंने भी विद्वानों को अपनी सभा में, अपनी राजसभा में प्रश्रय दिया था। अब प्रश्न पूछा जाता है कि कनिष्क के दरबार से कौन संबंधित है, यानी कनिष्क ने किस विद्वान को आश्रय दिया है। तो कनिष्क के दरबार में है चरक, और चरक भारत के बहुत जाने माने आयुर्वेद आचार्य हैं, आयुर्वेद के आचार्य हैं, भारत की जो अपनी चिकित्सा परंपरा रही है उसके आचार्य हैं। चरक ने एक किताब लिखी है, चरक संहिता। चरक के अलावा नागार्जुन रहे हैं। नागार्जुन बहुत ही दार्शनिक टाइप के विचारक हैं, और नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। नागार्जुन कहा जाता है कि जो आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत था, उसकी पहले ही व्याख्या नागार्जुन ने कर दी थी। नागार्जुन के अलावा अश्वघोष हैं। अश्वघोष कौन है? इनके राजकवि भी हैं, और उन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है। तो खैर, ये तो है कनिष्क का इतिहास। अब कनिष्क के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पे मैं जिक्र करना चाहूंगी। देखिए, उस समय पे रेशम मार्ग बहुत फेमस थे, और रेशम मार्ग क्या था? एक व्यापारिक मार्ग था। इस मार्ग से होकर एशिया से यूरोप तक, मध्य एशिया तक विभिन्न वस्तुओं का, खास करके रेशमी वस्त्रों का व्यापार होता था, और रेशमी वस्त्रों के व्यापार के कारण ही इसका नाम पड़ा था रेशम मार्ग। अब रेशम सबसे पहले कहाँ बनाया गया? चीन में बनाया गया, और चीन वाले शुरू से इतने चालाक थे कि इस वाली विद्या को, इस टेक्निक को उन्होंने किसी को पता ही नहीं लगने दिया कि रेशमी वस्त्र बनते कैसे। हालांकि धीरे धीरे वो फैल गया, भारत में भी बनने लगे। तो चीन वाले इन वस्त्रों को बेचते थे और खूब पैसा कमाते थे। अब कनिष्क ने भी इस वाले रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया, है ना। ये चीन तक फैला हुआ कनिष्क का साम्राज्य, जिसमें अफगानिस्तान और ये मथुरा बनारस तक का क्षेत्र शामिल है। तो जब इन्होंने रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तो बहुत पैसा कमाया, जाहिर सी बात है टैक्स वसूला होगा। और ये बड़ी प्रतिष्ठा की भी बात है कि एक भारत के राजा ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया है, तो अंतरराष्ट्रीय मार्ग था, ठीक है ना। तो ये बहुत प्रतिष्ठा की बात भी है हमारे लिए। आज जो है चीन इस रेशम मार्ग के नाम पे भी, आज चीन ने फिर से रेशम मार्ग को शुरू कर दिया है, जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया जैसे महाद्वीपों को जोड़ता है। लेकिन अब इस समय पे भारत इस रेशम मार्ग का पार्ट नहीं है, बल्कि भारत इसका क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। उसके कुछ अपने कारण हैं, उनकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। तो खैर, अब ये तो हुआ कनिष्क का कुषाण वंश। अब आप समझ रहे होंगे कि ये सब विदेशी आक्रमण है, ठीक है। ये विदेशी आक्रमण थे, ये लोग विदेश से आए थे, कोई मध्य एशिया से आया था, कोई ईरान के क्षेत्र से आया था। लेकिन अब इनको हम विदेशी नहीं कह सकते हैं, बल्कि कनिष्क के तो शक संवत को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लोग विदेश से भले ही आए हों, लेकिन ये भारत की संस्कृति, भारत के धर्म, भारत की मिट्टी के ही होके रह गए। न तो इन्होंने तुर्कों और मुगलों की तरह भारत के ऊपर अपना धर्म थोपने की कोशिश की, न यहाँ धर्मांतरण करा, और न अंग्रेजों की तरह यहाँ से ये संसाधन लूट के ले गए। तो इसलिए अब तो इनको हम विदेशी कह भी नहीं सकते, कि अपने देश के ही हो गए। और हम में से, हमको जिनको बड़ा गुरूर है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सवर्ण हैं, हो सकता है हम ही में से कोई हिंदी यूनानी हो, कोई शक हो, और कोई कुषाण हो, क्योंकि वो सब यहीं आए और यहीं के हो गए। तो खैर, अपने इतिहास को हमें इसलिए भी समझना चाहिए ताकि हम अपने अतीत को समझ के अपने आज को, अपने वर्तमान को समझ सकें। और जब हमें कोई बरगलाने की कोशिश करे धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, तो हम उसकी बातों में, उसके बहकावे में ना आए, और अपने एक समझदार, एक जागरूक इंसान बन सकें। तो खैर, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। चलो भाई, कुछ रहा मेरा जो रख के उठा